कैसे हैं आप लोग। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, ये स्टैटिस्टिक का टॉपिक है। हायर एजुकेशन में जो स्टैटिस्टिक होती है, रिसर्च मैथडोलॉजी का भी ये पार्ट है। ठीक है, चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, काई स्क्वायर टेस्ट, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जो टेस्ट होते हैं, जब हम सैम्पल क्या होता है कि हमारे पास सपोज दैट कि बहुत सारा डेटा, उसमें से हमने कुछ सैम्पल्स ले लिए और हमें ये पता करना है कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम दो तरीके के टेस्ट को यूज़ करते हैं। एक तो होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो हमारा एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी मैं सिर्फ पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बात नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात करूँगी कि जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने 19 में, सेंचुरी में इसको डेवलप किया था। काई स्क्वायर टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉट बेस्ड एनी अजम्पशन ऑफ द एनी वेरिएबल, मतलब ये जो वेरिएबल की जो भी अजम्पशन होती है उस पर बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है। पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये डिफरेंस होता है किसके बीच का? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, जो भी हम हाइपोथेसिस एज्यूम्ड करते हैं उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच के टेस्ट को हम क्या कहते हैं? जिसको टेस्ट मतलब जो मेज़र करते हैं हाइपोथेसिस को, उसको हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसको हम ग्रीक साइन काई स्क्वायर, ये काई स्क्वायर का साइन है, ऐसे करके साइन होता है। ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट हमारा कौन से डेटा पे अप्लाई होता है? ये कैटेगरियल डेटा, जो कैटेगरियल डेटा होता है या फिर क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, ठीक है, उस पर अप्लाई होता है। कंटिजेंसी टेबल क्या होता है? कंटिजेंसी टेबल, जैसे कि मान लीजिए हम आपको एक टेबल बना दें इस तरीके की, तो देखिए इसमें कितनी रो है? 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, और 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो जब कॉलम में ऐसे जो टेबल होती है उसको कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की। काई स्क्वायर टेस्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट को मेज़र करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारा एक्चुअल में होता है, उसको हम माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, और जो माइनस करने के बाद जो हमारा सब्ट्रैक्शन आएगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, और उस स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। फिर जो उसका टोटल हम करेंगे, सिग्मा मतलब क्या होता है? टोटल। इस पूरी डिजिट का हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा, उसी को हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। हम ऐसे मेज़र करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा देते हैं कि हम इसको कैसे कैसे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने माना कि मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हम कैसे पता करें कि वो अच्छा, अब हमने माना है कि ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि हमारी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, तो अब वो जब खाना बनाएगी तो मुझे पता चलेगा ना कि वो कैसा बना रही है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में उसने खाना बनाया होगा वो हमारी होगी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जो एक्चुअल में उसने खाना बनाया, दैट इज़ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब हमने हाइपोथेसिस क्या होती है? एक अजम्पशन होती है जो हम पहले से ही डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमने पहले से क्या डिटरमाइन किया कि हमारी सिस्टर जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो ये क्या होता है? अजम्पशन है ना, एक इमेजिनेशन। हमने इमेजिनेशन किया, इमेजिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? अपनी हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जो होती है वो 2 टाइप की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जब हम ये पहले से मान के चलते हैं कि हमारी सिस्टर खाना अच्छा बनाती है, और रिज़ल्ट जो आया हम ये मान के चलते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वही होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है।
ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। मतलब मान लीजिए हमने माना है कि मेरी सिस्टर अच्छा खाना बनाती है, तो बट जब हमने टेस्ट किया, जब हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आ गई, हमने देखा कि वो अच्छा खाना नहीं बना पा रही है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। तो अंतर को क्या कहेंगे हम, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम दोनों हाइपोथेसिस को लेके चलते हैं, नल हाइपोथेसिस भी लेके चलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी लेके चलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी क्या होती है और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, ऑब्जर्व मतलब जो हम सैम्पल लेके ऑब्जर्व करते हैं, और एक्सपेक्टेड जो हम पहले से सोचते हैं कि हमारी ये होनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि काई स्क्वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है। फ्रिक्वेंसी मतलब कि कितनी बार उस वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है काम, ठीक है। ये टेस्ट जो है, द टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस होती है वो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, मतलब जिसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ सैम्पल्स है A B C D C, ठीक है, तो हमने रैंडमली हम कोई भी सैम्पल्स यहाँ पे अपनी स्टडी के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट हमने A B C को लिया है, ये हमारे क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। क्लियर, चलिए फिर बात करते हैं कि इट्स प्रेफर्ड इन एनालिसिस, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल। ये क्या प्रेफर करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल प्रेफर करता है। द टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इस टेस्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, देखिए इस टेस्ट का यूज़ हम करते हैं हाइपोथेसिस, जो हम अपना फ्रेमवर्क देख सोचते हैं, जो मतलब हमारी इमेजिनेशन होती है, उसको टेस्ट करने के लिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसलिए हम इसका टेस्ट का यूज़ करते हैं। ये टेस्ट नॉट एस्टिमेशन के लिए यूज़फुल नहीं होता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट पे मतलब किन किन चीज़ों पे अप्लाई होता है, देखिए 3 एप्लीकेशंस होती हैं। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट एंड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये 3 तरीके के टेस्ट हम इस पर अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट का हम निकाल रहे हैं तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, K-1, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि हमारा डेटा जो है वो एक रो में या एक सेल में दिया है, एक रो में या एक कॉलम में दिया है, कंटीजेंसी टेबल में नहीं दिया है, तो उसमें हम टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, K-1। बट अगर हम टेस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट में या होमोजेनिटी में, तो उन दोनों में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R-1 और C-1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो कंटीजेंसी टेबल है वो इस तरीके से दी है, तो इसमें कितने रो है, 1 और 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है। तो रो कितनी है, 2-1, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 3-1। तो आंसर क्या आएगा, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2-1 करेंगे, 3-1 करेंगे 2 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पहले से हम समझ लेते हैं कि काई स्क्वायर को टेस्ट करने से पहले हम कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। देखिए काई स्क्वायर का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 6 स्टेप्स, यहाँ पे देखिए हमने ये 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। हम काई स्क्वायर टेस्ट अगर हमें फाइंड करना, ये बहुत ईजी स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले हाइपोथेसिस को फ्रेम करेंगे, सेटअप द हाइपोथेसिस। हम दोनों हाइपोथेसिस ले लेते हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस भी ले लेंगे। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को हम HO से डिनोट करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H अल्फा से या H1, कहीं कहीं पे आप देखिएगा H1 से भी डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि नो एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, मतलब जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कोई भी एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका मतलब क्या है कि जो एसोसिएशन है हमारे, एग्जिस्ट एसोसिएशन है उनमें जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो एन एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। क्लियर, पहले हम क्या करेंगे, 2 हाइपोथेसिस को हम फ्रेम कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है, हम कैलकुलेट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। हमें ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में दी होती है, हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी
को निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बच्चों कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसका फॉर्मूला है, जो भी हमारा रो का टोटल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम के टोटल से, और जितने भी सैंपल हमने लिए हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें रो में जो आ रहे हैं इस तरीके से कुछ ले लेते हैं, ठीक है। ये टोटल जो है 100 है, ठीक है। ये आपका 50 है, और ये आपका 50 है, ठीक है, और ये आपका 40 है, एंड ये आपका 60 है, ठीक है। ये हम ऐसे भी मैंने मेंशन कर दिया। तो ये क्या है, ये कॉलम का टोटल है, ये दोनों कॉलम के टोटल हैं, और ये क्या है, ये रो के टोटल है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर हमें इसका निकालना है इस वाले ब्लॉक का, तो 40 मतलब रो का टोटल, 40 इंटू कॉलम का टोटल मतलब 50 अपॉन 100, ठीक है। ये इस तरीके से हम अपनी क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को फाइंड करेंगे। अभी हम आपके आगे और भी आपको क्लियर बताएंगे। फिर हमारा काम क्या होता है, अपने काई स्क्वायर को कैलकुलेट करना। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ओ मतलब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी माइनस ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस ई का मतलब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर, डिवाइड करेंगे उसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से। क्लियर स्टूडेंट्स, 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले हम अपनी हाइपोथेसिस को फ्रेम कर लेंगे, दोनों हाइपोथेसिस ले लेंगे। आप चाहें तो एक हाइपोथेसिस को भी ले सकते हैं, और उसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं कि हमने जो सोचा है कि वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर हम अपना काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद हम अब क्या करते हैं, उसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। हमने आपको पहले बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखिए, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, k-1, और अगर y वेरिएबल हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो हम r-1 और c-1 से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर लेंगे। 4 स्टेप हमारे हो गए। अब 5th स्टेप हमारा होता है फाइंड द टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं। देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट की टेबल वैल्यू को हम निकालेंगे सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए जैसे कि हमने 2 निकाला, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया माइनस करने के बाद, तो उसकी हम वैल्यू देखेंगे सिग्निफिकेंट लेवल 0.5 पे। अभी देखिए हम आपको टेबल दिखा देते हैं कि कैसी होती है टेबल। ये देखिए, ये टेबल है हमारी। ये क्रिटिकल टेबल ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। या आपको जो भी बुक आप सॉल्व करेंगे उसमें ये जो क्रिटिकल वैल्यू के टेबल है, या फिर इसको टेबल्ड वैल्यू कहते हैं, ये होगी। जैसे अभी हम आप एग्जाम्पल लिया कि हमारी मान लीजिए कि वैल्यू जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, 2 है। तो 2 पे हम ये देखिए, ये जो 0.05 है, ठीक है, 0.05, इस पे देखिए 2 पे वैल्यू क्या लिखी है, 0.05 पे ये लिखी है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम वैल्यू लेंगे, मतलब हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टेबल वैल्यू। तो मतलब अब काई स्क्वायर टेस्ट की हम टेबल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर अब होता है हमारा पार्ट इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, कि हमने जो टेस्ट किया है वो सही है या नहीं है। तो 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, जो कंप्यूटेड वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट, जो हमने कैलकुलेट की है, ये हमारी है कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, हमारी कंप्यूटेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको कंपैरिजन करना है कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब कंप्यूटेड को हम कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट किया वो वैल्यू, मतलब स्टेप 3 में हम स्टेप 3 का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, स्टेप 5 से, जो टेबल वैल्यू आई है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली है, वो टेबल वैल्यू से कम है, ठीक है, जो टेबल वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से, अगर टेबल वैल्यू से कम है तो हम जो नल हाइपोथेसिस हमने ली है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब जो हमने सोचा था वो सही है, ठीक है। अब अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसके अपोजिट लिया था, तो आज इसका मतलब क्या है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट का, ठीक है। मान लीजिए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी बिटवीन अ हाइपोथेटिकल एंड सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हम सोचते हैं और जो हम सैम्पल लेते हैं उन दोनों के बीच के
जो बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम इसमें मेज़र करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है कि एक कॉइन को हमने टॉस किया 50 टाइम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा 50 टाइम हमने टॉस किया। तो ऑब्जर्व्ड ये हमारी क्या है, देखिए ये हमने लिखा है ऑब्जर्व द डेटा ऑब्जर्व वैल्यू, ये हमने डेटा ऑब्जर्व किया, हमने टॉस किया, हमने देखा कि जो हेड है वो 28 टाइम्स आ रहा है और टेल जो है वो 20 टाइम्स आ रहा है और 50 टाइम हमने उसको टॉस किया। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, हाइपोथेसिस को हमने सेटअप कर लिया। नल हाइपोथेसिस हमने लिया कि नल हाइपोथेसिस इज़ दैट दोनों के जो चांस हैं, मतलब जब हम टॉस कर रहे हैं हमने ये सोचा कि दोनों के चांस इक्वल हैं, मतलब दोनों इक्वल टाइम, मतलब हम हो सकता है टेल भी 50 टाइम्स 25 टाइम्स आ जाए और वो भी, तो हमने इक्वल चांस ले लिया कि दोनों के आने के चांस जो हैं वो इक्वल है। हेड भी आ सकता है इक्वल चांस में और टेल भी आ सकता है। अब कैसे निकालेंगे, जब अब देखिए इसमें आपको एक सीरीज़ में बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जो डेटा है वो हमारा कॉइन डेटा है, ठीक है, एक वेरिएबल हमने यूज़ किया है। एक वेरिएबल जब यूज़ करते हैं तो हम क्या लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या हो जाएगी आंसर में, k-1, क्लियर। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम सिंपल सा जितने भी यहाँ पे होंगे, जैसे 2 टाइम हम कर रहे हैं, हेड और टेल है 2 हैं, तो 50 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 25 ईच, मतलब 25 बार टाइम हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 25 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। और गुडनेस ऑफ फिट में होता भी यही है कि हम अपनी जो भी हमारा ऑब्जर्व डेटा होता है टोटल, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितनी भी यूनिट्स होती है उसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे अपना। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, कैलकुलेट करना क्या अपना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि कितनी है 25। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड स्टेप काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए देखिए हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, 28 थी और 22 थी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई, हमने माना कि दोनों के चांसेस इक्वल है 25। हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ओ माइनस ई, तो एक कॉलम हमने ओ माइनस ए का बना दिया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई भी नेगेटिव साइन हमने नहीं लगाया है। ये देखिए 28 में से आप माइनस करोगे 25 को तो 3 आ जाएगा, और 22 में से अगर आप 25 को माइनस करोगे तो भी 3 आएगा। सेकंड टाइम इसका क्या हमें स्क्वायर करना है, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर फिर से 9 आ जाएगा। अभी इस 9 को, मतलब ये हमारा स्क्वायर वाला टोटल हो गया, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, इस वाले टोटल से, ठीक है। तो 9 को डिवाइड करेंगे 25 से, मतलब इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, और 9 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 9 है, इसको 25 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया डिवीज़न का। अब हमने क्या करना था, ये देखिए हमारा क्या था, जो भी हमारा ये आंसर आ रहा है ओ माइनस ई के होल स्क्वायर को ई से डिवाइड करने के बाद उसका सिग्मा कर देना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। तो इन दोनों को हमने क्या क्या जोड़ दिया, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारी ये वैल्यू होगा, ये हमारी वैल्यू क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट की, क्लियर। ये क्या है वैल्यू हमारी, काई स्क्वायर टेस्ट हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई कि ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हम टेस्ट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, हेड और टेल, मतलब वेरिएबल हमारा एक ही है बट उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 हैं, हेड और टेल, तो 2 हैं, तो मतलब k इज इक्वल टू क्या हो गया 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो मतलब हमें 1 डिग्री पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। टेबल वैल्यू हमें 0.05% सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें देखना है, तो अब देख चलते हैं अपने टेबल पर। ये देखिए 1 पे देखेंगे आप, 1 पर ये देखिए 1 पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, ये 3.841। देखिए 0.05 पे ही हम देखेंगे, हमेशा ये इसी पे चेक करते हैं, ठीक है। देखिए तो टेबल वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये देखिए टेबल वैल्यू हमने निकाली कि 1 डिग्री पे टेबल वैल्यू 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल पे कितनी है, तो ये हमारी टेबल वैल्यू आ गई, क्लियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखिएगा हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये है, टेबल वैल्यू हमारी ये है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना है 6 स्टेप में हमें क्या करना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू, हमने यहाँ पे लिख ली कैलकुलेटेड वैल्यू और यहाँ पे लिख ली टेबल वैल्यू। अब हम देखेंगे दोनों में क्या ज़्यादा है, हमारी टेबल वैल्यू ज़्यादा है। तो जब हमने आपको बताया था कि अगर टेबल वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, देखिए हमने ऊपर लिखा भी है कि देन एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस, मतलब जो हमने सोचा है वो सही है। मतलब हम टॉस करने पे 25 टाइम हमारा हेड आ रहा है, 25 हमारा
टेल आ रहा है, ये फेयर है। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड विच मीन आवर कॉइन इज फेयर, मतलब दोनों के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर, आई होप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो पहला आपको क्लियर हो गया, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पे, टेस्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू सर्टेन वेदर देयर एनी डिपेंडेंसी रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। जैसे मान लीजिए कि दो एट्रीब्यूट्स हैं और दोनों एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंसी उनकी क्या है, इसमें हम इस चीज़ को चेक करते हैं। क्लियर, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, अ कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू ड्रग बी। ठीक है, मलेरिया के लिए उन्होंने, एक कंपनी ने न्यू ड्रग बनाया बी। ठीक, अब वो कंपेयर कर रहे हैं जो उनका मतलब कि पहले से ही एग्जिस्टिंग ड्रग मतलब क्या, मेडिसिन एक तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले से उनकी मेडिसिन ये थी, अब उन्होंने एक नया मेडिसिन बनाया। अब वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि कितनों को हेल्प कर रहा है, मतलब कितने लोग इससे सही हो रहे हैं, या कितनों को वो हार्म्ड कर रहा है, या कोई कितने लोग ऐसे हैं जिन पे कोई भी इफ़ेक्ट उसका नहीं हो रहा है। क्लियर, तो ये जो हमको डेटा दिया हुआ है ये उनकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है जो इन्होंने ऑलरेडी निकाल के दे रखी है। ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी दी होगी क्वेश्चन में, ये उनकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, वी नीड टू फाइंड अ न्यू ड्रग, जो इन्होंने न्यू ड्रग बी ड्रग बनाया है, मोर इफ़ेक्टिव फॉर मलेरिया, मतलब वो मलेरिया के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये हमारी जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी दी हुई है। बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फ्रेम कर लेते हैं। हाइपोथेसिस हमने नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले ली कि देयर, पहला हमने हाइपोथेसिस क्या लिखा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन इफेक्टिव ऑफ टू ड्रग, मतलब दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं। दूसरी हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले ली कि मतलब देयर इज़ डिफरेंट इन इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग, मतलब दोनों की इफेक्टिवनेस के बीच में अंतर है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहला हमने हाइपोथेसिस फ्रेम कर ली, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा था एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को निकालना। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बताया था, जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का। अब इस फार्मूले के हिसाब से आप देखिए आपका टोटल कितना है, टोटल सैंपल हमारे हैं 160। ठीक है, और जो आपका रो का टोटल है वो 60 है, और कॉलम का टोटल आपका 96 है। तो जब यहाँ का हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ड्रग 1 का जो हेल्प्ड कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से, रो कॉलम इंटू मतलब रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल 160। ठीक है, देखिए हम आपको पीछे दिखाते हैं करके, ये देखिए पहले हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे रो का टोटल 80 और कॉलम का टोटल 96 और इसका टोटल कितना है 160, ये निकाल लिया। तो पहला हमारा आ गया कि ड्रग जो ए है वो कितने, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ हेल्प, कितने लोगों को हेल्प कर रहा है, हमारी कितनी होगी 48। क्लियर, अब हम हार्म के लिए जब निकालेंगे, या पहले ही हम इसी तरीके से इसका भी निकाल लेते हैं, दूसरे वाले के लिए भी देखिए रो का टोटल आपका 80 ही है। देखिए यहाँ पे इस वाले के लिए हम निकाल रहे हैं जब, तो रो का टोटल हमारा 80 है, कॉलम का टोटल 96 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, इससे 160 से। देखिए हमने यहाँ पे ये किया है, ये देखिए। क्लियर, अब बात करते हैं सेकेंड वाले की। तो सेकेंड वाले के लिए रो का टोटल हमारा कितना है 80, देखिए 80 है, और ये वाला टोटल कितना है 20 है। ठीक है, तो ये देखिए 80 इंटू 20 अपॉन 160, 80 इंटू 20 अपॉन 160, दोनों में ही सेम है, इसलिए ये दोनों एक जैसा लिखा हुआ है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की, तो रो का टोटल हमारा 80, यहाँ पे 80 है तो ये 80 लिखा, ये कॉलम का 80 हो गया। इस वाले के लिए रो का टोटल 80 है और कॉलम का टोटल जो है 44 है, तो डिवाइड कर दिया 22। ये हमारी सबकी क्या आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। क्लियर स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट करना अपने काई स्क्वायर टेस्ट को। फॉर्मूला काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम एक कॉलम, एक टेबल बनाएंगे। देखिए हमारे पास कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और हर एक रो में 3 कॉलम हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया, एक कॉलम हमने बनाया रो का, ये देखिए ऊपर देख लीजिए पहले रो और कॉलम। रो कितनी है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास देखिए 2 रोज़ हैं, ठीक है, और 3 कॉलम हैं। तो पहली रो में पहला कॉलम, पहली रो में दूसरा कॉलम, पहली ही रो में तीसरा कॉलम।
और दूसरी रो में पहला कॉलम, दूसरी रो में दूसरा कॉलम, तीसरी रो में तीसरा कॉलम। हमने ये लिख लिया ताकि हमको याद रहे। अब हम सीरियल वाइज पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, पहली रो में पहले कॉलम की ये, पहली रो में दूसरे कॉलम की ये, पहली रो में तीसरे कॉलम की ये है। तो चलिए हम चलते हैं पीछे। 44, 10, 26। देखिए यहाँ पे 44 ऑब्जर्व में देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 44, 10, 26। अब चलते हैं फिर से पीछे। फिर देखिए दूसरे वाले की क्या है, दूसरी रो में सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में 52, 10 और 18। ठीक है, चलिए ये देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है 52, 10, 18 दिखा दिया। अब इसी तरीके से बच्चों हमको अपनी ये हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख ली, एक्सपेक्टेड लिखनी है। एक्सपेक्टेड हमने यहाँ टेबल पर निकाली है। तो एक्सपेक्टेड अगर हमने निकाली क्या है वो देख लेते हैं। ये हमने 48, पहले हमारा 48 आ रहा है, 10 आ रहा है, 22 आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे दिखा दिया 48, 10 और 22। ठीक, फिर देखिए दूसरी वाली अगर रो की बात करें तो दूसरी वाली रो में सेम आ रहा है 48, 10, 22। ये देखिए 48, 10, 22 ये लिख दिया हमने। इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, ओ माइनस ई करना है। तो ओ माइनस ई करेंगे तो 44 माइनस 48 करेंगे 4 आ जाएगा, 10 माइनस 10 0, 26 माइनस 22 4 और 50 ये देखिए 52 माइनस 48 4। इस तरीके से हमने माइनस किया। फिर ये जो माइनस करके डिजिट्स आई, जैसे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 0 का ये, तो हमने क्या किया उसके बाद में उसका स्क्वायर कर दिया। अब जो ये स्क्वायर वाला आया है कॉलम ओ माइनस ई के होल स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, हमको ई वाले से डिवाइड करना है, मतलब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से डिवाइड करना है। देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड करके लिखा है। डिवाइड करके आप डिजिट निकाल लोगे। फिर ये जो आ रहा है आपका, इसका आप टोटल कर दोगे, जो यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, इन सब का आप टोटल कर दोगे तो आपका टोटल करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2.12। क्लियर, ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट करके आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है। फोर्थ स्टेप हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब देखिए यहाँ पे वाई वेरिएबल है, मतलब 2 से ज़्यादा वेरिएबल है, तो हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, r-1 और c-1। चलिए अब देख लेते हैं हमारी रो कितनी है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दो रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3। क्लियर, तो 3 कॉलम्स हैं। अब 3 कॉलम है यहाँ पे, तो रो कितनी हो गई 2 और कॉलम कितने हो गए 3। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, हम क्या करेंगे 2 - 1 करेंगे, 3 - 1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 × 1। ठीक है, सॉरी बच्चों यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है ये गलत है। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा और 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है यहाँ पे क्या आएगी 2 आएगी। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, अब हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दी, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है उसकी 0.05 पर वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम ध्यान रखिएगा ये गलत लिखा हुआ है, इसको कंसीडर मत करिएगा। ठीक है, मैं आप सही कर देती हूँ यहाँ पे। ये जो आपका है ये आपका 3 नहीं है, ये आपका 2 है। ठीक है, 2 ध्यान रखिएगा। चलिए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देख लेते हैं। ये देखिए 2 वाले पे देखिए वैल्यू क्या है 5.991। देखिए मार्क है जिस सर्कल है उसके नीचे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे कितनी वैल्यू 5.991। क्लियर, चलिए हम अपने टेबल पे चलते हैं वापस। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, ये देखिए हमारी क्या आ गई क्रिटिकल वैल्यू आ गई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे उसकी वैल्यू क्या है 5.991, ये हमारी आ गई क्रिटिकल वैल्यू। अब हमें 6 स्टेप में क्या करना है कंपैरिजन करना है। हमने लिख ली कैलकुलेटेड वैल्यू का टेबल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है 2.12 और टेबल वैल्यू क्या है ये। तो देखिए दोनों में से कौन सी ज़्यादा है, टेबल वैल्यू ज़्यादा है। दैट मीन्स कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। जब टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम होती है, टेबल वैल्यू ज़्यादा होती है, तो क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो हमने नल हाइपोथेसिस अपनी क्या ली थी, चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में। ये देखिए नल हाइपोथेसिस ली थी कि देयर इज़ अ नो डिफरेंस इन इफेक्टिव ऑफ द 2 ड्रग्स। जो 2 ड्रग्स है उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए हमने वही लिखा है देयर इज़ अ नो डिफरेंस इन इफेक्टिव ऑफ 2 ड्रग्स। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
चलिए अपने थर्ड टेस्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड टेस्ट हमारा क्या है? टेस्ट ऑफ होमोजीनिटी। होमोजीनिटी का मतलब होता है कि दोनों कितने होमोजीनियस हैं, कितने सेम हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है। टेस्ट इंडिकेट वेदर द प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स इन टू और मोर पॉपुलेशन आर सिमिलर और नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि एक कंपनी जो है हैज़ अ 2 फैक्ट्री, उसकी 2 फैक्ट्री, एक मुंबई में एक दिल्ली में है। वो जानना चाहती है कि जितने भी वर्कर्स उसके जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इट इज़ इंटरेस्टेड टू नो वेदर द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब और नॉट इन बोथ प्लेसेस। मतलब जो मुंबई में वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो दोनों ही वर्कर्स अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्व करके उन्होंने फ्रिक्वेंसी निकाल के हमको दे दिया। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी इन्होंने निकाल के दे दिया। अब उनको पता करना है। तो देखिए इन्होंने फुल्ली सेटिस्फाई जो लोग हैं वो दे रखा है, मॉडरेट सेटिस्फाई जो हैं वो दे रखा है, मॉडरेट डिससेटिस्फाई दे रखा है, फुल्ली डिससेटिस्फाई दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितनी रोज़ हैं हमारे पास? 4 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। क्लियर? ये भी हमारा वाई वेरिएबल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला में क्या लगेगा? r-1 और c-1। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। पहला हमारा स्टेप क्या होता है? हाइपोथेसिस को फ्रेम करना। तो हमने क्या हाइपोथेसिस फ्रेम की? द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स हु बिलोंगिंग टू द जॉब सेटिस्फेक्शन कैटेगरी आर सेम। मतलब जो दोनों जो ये जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है दोनों ही सेम है और सेम ही आएंगी। मतलब हमारी एक्सपेक्टेड भी वही है जो ऑब्जर्व्ड हैं। और दूसरे में क्या है कि आर नॉट सेम। देखिए आर नॉट सेम। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, हमने ये माना। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? हम ये लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। फिर वही करेंगे बच्चों, रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल। देखिए टेबल हमारी सेम है। ठीक है, टेबल हमारी सेम है। आप देखिए आगे की और पीछे की। देखिए हमको सिर्फ टोटल चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे। टोटल हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए 120, 200, 290 और 390। देखिए हमने यहाँ पे लिखा और 1000 हमारे सैम्पल्स हैं। कॉलम का टोटल 50-50 लिख लिया। तो जब हम फुल्ली सेटिस्फाई का हम एक्सपेक्टेड निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल। ये हमने पहला निकाल लिया। इसी तरीके से जब इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल अपॉन 100। जब इसका निकालेंगे तो इसके रो का टोटल चेंज हो जाएगा, ये है और इसके कॉलम का टोटल ये है, तो हमने डिवाइड कर दिया। और इसी तरीके से जब इसका निकालेंगे तो 390 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ गई दिल्ली की। और यही हमारी सेम रहेगी मुंबई की, क्योंकि इसका भी कॉलम का टोटल देखिए सेम है। अगर ये अलग होता तो ये चेंज होती, ये भी 500 है, तो ये हमारी सेम आ गई। ठीक है, चलिए हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट दी काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। इसमें भी बच्चों वही करिएगा जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किया था। कितनी रोज़ हैं हमारे पास? 1 2 3 4 रोज़ हैं और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। मतलब फर्स्ट रो में 2 कॉलम है 1 2, सेकेंड रो में भी 2 कॉलम है 1 2, थर्ड में भी 2 कॉलम है 1 2 और 4 में भी 2 कॉलम है 1 2। सबसे पहले हमने क्या किया? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है। देखिए जो कॉलम होता है पहला ऑब्जर्व का होता है, मतलब ओ का, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी दिल्ली की क्या है? 50, 50, 90, 160, 200। देखिए हमने लिख लिया 50। ये देखिए सॉरी, ये देखिए पहली क्या है दिल्ली में। अगर हम फर्स्ट रो के फर्स्ट और सेकंड कॉलम की बात करें 50 और 70। ठीक है, 50 एंड 70। फिर सेकंड रो के दोनों कॉलम की बात करें तो 90 है। ये देखिए ऐसे लिख रहे हैं हम डेटा अपना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से हम अपना डेटा लिखेंगे। ये देखिए 50, 60। देखिए ये देखिए सॉरी, ये 50, 70। ये देखिए क्या है? 50 है पर 70 है। ऑब्जर्व में देखिएगा खाली सिर्फ यहाँ पे इस वाले में 50, 70, फिर 90, 10 था, फिर 160, 130 है, फिर 200 और 190 है। ये देखिए जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही हमने अपने डेटा को यहाँ पे लिख लिया। अब एक्सपेक्टेड में हम जाएंगे तो एक्सपेक्टेड देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 60 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का भी 60 है। तो ये दोनों एक सीरियल में लिखेंगे, फिर ये दोनों लिखेंगे, फिर ये दोनों लिखेंगे, फिर ये दोनों लिखेंगे। ठीक है, देखिए
ये 125 वो सॉरी 145 145 195 195, ये देखिए 60 60 100 100 145 145 195 195। अब हमें क्या करना है, ओ माइनस ए करना है, ठीक है। तो 50 में से 60 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, 90 में से 10 आ जाएगा, और 110 में से 100 माइनस करेंगे, ये भी 10 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 15 आएगा, ये भी 15 आएगा। माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब इन सब का हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 इंटू 15 225, 15 इंटू 15 225, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि ये जो कॉलम आया है इसको डिवाइड करना है इस वाले कॉलम से। ध्यान रखिएगा, इस वाले कॉलम के टोटल को डिवाइड करना है इससे। यहाँ पे देखिए 100 को डिवाइड किया हमने 60 से, फिर 100 को डिवाइड किया हमने 60 से, फिर 100 को डिवाइड किया हमने 100 से, फिर 100 को डिवाइड किया हमने 100 से, फिर 225 को हमने डिवाइड किया 145 से, फिर 225 को डिवाइड किया हमने 145 से, फिर 25 को हमने डिवाइड किया 195 से। इस तरीके से हमने डिवाइड करके ये अपने आंसर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इन आंसर्स का टोटल करना है। तो जब हम इन आंसर्स का हमने टोटल किया तो हमने क्या पाया, हमारा आंसर कितना आ रहा है 8.694। ये हमारा आंसर आ गया काई स्क्वायर टेस्ट, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब वही चीज़ फोर्थ स्टेप हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बाई वेरिएबल है, कितनी रो थी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों, चलिए फिर से बता देते हैं कितनी रो है हमारे पास। यहाँ पे 1 2 3 4 रोज़ हैं, मतलब R इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, मतलब C इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 माइनस R इज़ इक्वल टू क्या है 4, और C इज़ इक्वल टू यहाँ पे देखिए मेज़र किया है, ये है, माइनस कर दिया। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या आ गई, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 3 आ गई। इसकी सिग्निफिकेंट लेवल पे वैल्यू देखेंगे 0.05 पर हम अपनी वैल्यू चेक कर लेते हैं। चलिए टेबल में चलते हैं वापस। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमें देखनी है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये 3 है, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी है 7.815, ये वाली देखिए 7.851, ठीक है। 2 वैल्यूज़ हमने यूज़ की, एक ये वाली देखिए, पहले हमने ये यूज़ की थी, फिर हमने ये यूज़ की थी, अब हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अब हमारी वैल्यू क्या है फिर से देख लेते हैं। ये वैल्यू हमारी है 7, ये देखिए 7.815। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने टेबल वैल्यू फाइंड कर ली। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है 0.05, ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ गई। फिफ्थ सिक्स्थ स्टेप हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेप और फिफ्थ स्टेप की वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी, देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या थी, ये देखिए यहाँ पे लिखी है, ये देखिए ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 8.694, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दी कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये हमारी टेबल वैल्यू है जो हमने निकाला। इन दोनों में से क्या ज़्यादा है, अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है। जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होती है, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है, तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होती है, यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी है बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा।